हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो आज पहले में क्वेश्चन करते हैं जो हमने आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने के लिए दिए थे। बहुत बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, सही आंसर दिए हैं और कुछ बच्चे देखकर छोड़ देते हैं, आंसर देने का प्रयास नहीं करते। बच्चों आंसर देना चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, तो सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करो। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना था, इसका आंसर क्या है। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो मसौदा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। जो मसौदा समिति है इसको प्रारूप समिति पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं हम 29 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी, गठन हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। देखो बच्चों, आपको सभी सदस्यों के नाम याद रखना काफी जरूरी है। आपसे क्वेश्चन में कभी न कभी पूछा जा सकता है कि कौन समिति के सदस्य नहीं थे। तो सदस्य पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष भी रहे प्रारूप समिति के। तो दूसरे व्यक्ति थे K.M. मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तीसरे व्यक्ति रहे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चौथे व्यक्ति की बात करते हैं। चौथे व्यक्ति थे गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवें व्यक्ति थे कृष्णा स्वामी अय्यर। छठे व्यक्ति D.P. खेतान और सातवें थे B.L. मित्र। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। आप सभी को इन 7 सदस्यों के नाम रखना काफी जरूरी है। तो पूछा गया है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर था B.R. अम्बेडकर। समझ आया होगा बच्चों। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 122। तो 122 क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 122, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल की थी। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल की थी। तो महात्मा गांधी जी थे 1915 में भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। कई बार पूछा जाता है कि कितने वर्ष बाद, तो 22 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। 22 वर्ष बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। इसी वजह से 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी दिवस के रूप में। काफी क्वेश्चन आता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। मनाया जाता है क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और इस दिन आता है प्रवासी
दिवस 9 जनवरी को। तो गांधी जी ने भारत आकर 3 सत्याग्रह किए। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। दूसरा था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। तो कई बार एग्जाम में ये क्रम से लगाने को आते हैं, गांधी जी के 3 सत्याग्रह कौन से थे, क्रम से लगाओ समय के अनुसार। तो सबसे पहले भारत में चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। और 3 कठिया को लेकर, 3 कठिया क्या थी? किसान को 1 बीघे में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी गई थी। और नील की खेती करने से किसानों की भूमि बंजर हो रही थी। तो किसानों ने नील की खेती न करनी पड़े, इसके लिए चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह किया। अहमदाबाद आंदोलन प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग बोनस को लेकर था। जो कपड़ा मिल मालिक थे, कपड़ा मिल मालिक और मजदूरों के बीच था। अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था कपड़ा मिल मालिक और मजदूरों के बीच में था। गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया, भूख हड़तालें की और भूख हड़ताल कर अपना आंदोलन सफल किया और मजदूरों को प्लेग बोनस दिला कर रहे। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल किसमें की थी? अहमदाबाद आंदोलन में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह क्या था? तो ये था कर वसूली को लेकर, किसानों से कर वसूली को लेकर हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह किसानों से कर वसूली को लेकर हुआ था। तो ये थे गांधी जी के भारत में प्रथम 3 सत्याग्रह क्रम से। और अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो एक क्वेश्चन गांधी जी से अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो गांधी जी थे, गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी कितने पुत्र थे? और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कहां पर और किस वर्ष से ट्रेन से उतार दिया गया था? देख लेते हैं। गांधी जी के पुत्रों के बारे में भी आया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। हरिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, रामदास, देवदास, मणिलाल। 4 पुत्र थे। इन चारों के नाम आते हैं कई बार एग्जाम में, कौन सा पुत्र नहीं था? और 1893 की घटना थी गांधी जी को अफ्रीका में ट्रेन से उतारने की। एक ट्रेन जा रही थी डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी 1893 में। गांधी जी प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे थे और प्रथम श्रेणी में अश्वेत लोगों का सफर करना अनिवार्य नहीं था। अर्थात प्रथम श्रेणी में अश्वेत लोग सफर नहीं कर सकते थे और गांधी जी ने प्रथम श्रेणी में सफर किया। तो हुआ ऐसा, याद रखना, डरबन से प्रिटोरिया डरबन से जा रही थी प्रिटोरिया और बीच में एक स्टेशन पड़ता है मेरिट्सबर्ग। जैसे ही मेरिट्सबर्ग स्टेशन आता है
गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी अश्वेत थे और प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे थे। याद रखना आप लोगों को, ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। 1893 में घटना है दक्षिण अफ्रीका में, और मिर्चबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में आ चुका है कि ट्रेन कहां से कहां तक जा रही थी, किस स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया गया था और किस वर्ष घटना हुई थी। तो इसका आंसर तो 122 का क्या है बच्चों, अहमदाबाद आंदोलन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 123। नोट करना सभी घटनाएं गांधी जी संबंधित। 123 क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया, किसके शासन काल में हुआ। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने, और दारा शिकोह कौन थे, शाहजहां के पुत्र। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो किसके समय हुआ था अनुवाद, शाहजहां के समय। शाहजहां के समय दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे। तो आंसर क्या सही है, शाहजहां। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। लिया कोई परमाणु ले लिया हमने, और ये क्या है, परमाणु का नाभिक। तो नाभिक की चारों कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, और इस तरीके से ये चौथी कक्षा। तो इनका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो n क्या है, कक्षा की संख्या। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हो। यदि हम पहली कक्षा की बात करें अर्थात n बराबर 1, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n और 2 गुना n का मान स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। जब ज्ञात करें दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n का मान क्या रख देंगे हम, 2। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, 2 और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। तीसरी कक्षा में 3 × 9 दूनी 18। चौथी कक्षा में 4 × 16 दूनी 32। तो इस तरीके से आप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 8 हो सकते हैं, 8। पहली में 2, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, नोट करना बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखो हमें सेल्सियस में पता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो 37 लिख देते हैं इसको हम, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है केल्विन में कितना होगा।
तो केल्विन में ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो निकल आता है केल्विन में तापमान। तो हमसे पूछा है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और वो भी किसमें, केल्विन में। हमें सेल्सियस में पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हम 37 में 273 ऐड कर दे तो हमारा मानव शरीर का तापमान केल्विन निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 7 और 10 11 और 2 1 3, 310 डिग्री सेल्सियस। यदि हमें केल्विन 310 डिग्री केल्विन, तो आप किसी भी सेल्सियस स्केल के मान को केल्विन मान में ज्ञात कर सकते हो 273 जोड़कर। यदि आपसे पूछा गया है 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है 373 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या है, 310 केल्विन। मानव शरीर का केल्विन में तापमान कितना होता है, 310 केल्विन। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 126। अभी ये 5 क्वेश्चन जो हमने किए इनका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो कुछ ही बच्चों ने आंसर दिए, सही बच्चे आंसर देने का प्रयास किया करो। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। आज का नया क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो जो राइबोसोम है ये एक कोशिकांग है, कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग। इसकी खोज की बात करते हैं तो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। राइबोसोम क्या कार्य करता है, इसके कार्य की बात करें तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है राइबोसोम। यही कारण है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक तो 70S टाइप और एक 80S टाइप। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार के मिलते हैं राइबोसोम। और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। और इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या है, राइबोसोम का कार्य। तो कार्य क्या होता है राइबोसोम का, प्रोटीन संश्लेषण। तो सही आंसर क्या है, सी, प्रोटीन संश्लेषण कार्य होता है राइबोसोम का कोशिकाओं में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, सभी फैक्ट नोट करना बच्चों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 127। 27 क्वेश्चन है हमारा। 127 में है, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा गर्म हो जाएगी, तापमान समान रहेगा, इसमें से कोई नहीं, यह ठंडी हो जाएगी। तो देखते हैं ये कोई प्रक्रम है, टायर फटा या ट्रैक्टर का, ट्रॉली का या कोई भाड़ा फटा, तो एक प्रक्रम है।
यदि कोई प्रक्रम इतनी तेजी से होता है कि जो बाहरी माध्यम है, जो बाहरी माध्यम है, न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा लेता और न ही बाहरी माध्यम को ऊष्मा देता। देखो ये प्रक्रम इतनी तेज गति से होता है कि वो ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा देता और न ही बाहरी माध्यम से ऊष्मा लेता। तो ऐसे प्रक्रम को हम एक नाम देते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। आपको ये याद रखना है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे टायर फटता है तो इतनी तेज गति से प्रक्रिया होती है कि बाहरी माध्यम को न तो ऊष्मा दी जाती इस प्रक्रिया में और न ली जाती। जब टायर फटा तो फटने के बाद वायु फैलती है और फैलने के लिए वायु को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फैलने के लिए वायु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा वायु ग्रहण करती है अपनी आंतरिक ऊर्जा से। वायु ग्रहण करती है ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से और फैलती है, और फैलने के कारण जैसे ही आंतरिक ऊर्जा का मान कम होता है तो वायु ठंडी हो जाती है। समझ आया बच्चों? वायु के आते ठंडी हो जाती है। जैसे ही वायु फैलती है तो वायु को फैलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वायु वो ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ग्रहण करती है, जिससे वायु की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है और वायु का तापमान गिरने लगता है और वायु ठंडी हो जाती है। देखो आप लोगों ने जब टायर फटता है तो वायु ठंडी लगती है। तो प्रक्रिया कौन सा? दोष में प्रक्रिया कारण ऐसा होता है। और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सही है डी। तो आगे चलते हैं, समझा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आवा क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ सभी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आने की काफी संभावना है प्रत्येक क्वेश्चन की। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 128। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैप से है, ज्योग्राफी का। तो मैंने कई बार क्लास में बताया बच्चों कि अपना मैप तैयार करो और आपका एक या दो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में। तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मालदीव भारत के किस ओर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, किस दिशा में है मालदीव भारत के? तो हमने बना लिया प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत के इस ओर अरब सागर है, इस ओर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। और यहां पर हिंद महासागर में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहां पड़ता है और यहां पर है मालदीव। ये लक्षद्वीप है भारत का और ये मालदीव है, एक देश है मालदीव। यहां पड़ता है लक्षद्वीप और इसके नीचे ही पड़ता है एक देश मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिशा की बात करें हम तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये बीच में क्या है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या है? दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है और ये उत्तर पश्चिम दिशा है। तो किस दिशा में है मालदीव? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मालदीव दक्षिण पश्चिम दिशा में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव दक्षिण पश्चिम दिशा में हिंद महासागर में स्थित है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो बच्चों मैप याद करना जरूरी है।
और दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो आगे चलते हैं, हमें 129 क्वेश्चन है हमारा 129। भारतीय संघ में नए राज्य की रचना कर सकती है। तो जो संसद है, संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण का अधिकार दिया है। जैसे आप पढ़ते होंगे अनुच्छेद 2 संविधान का भाग 1 पढ़ा आप लोगों ने भाग 2 में कि संसद नए राज्य निर्माण और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नामों में परिवर्तन करने का भी अधिकार रखती है। तो भारतीय संघ में नए राज्य रचना कर सकती है, वो है संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। वैसे मैंने कई बार आपको बताया क्लास में कि संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है और सदन 2 होते हैं। 2 सदन होते हैं संसद में, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, और एक तीसरा जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। और यदि आर्टिकल की बात करें तो संसद 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा 80 आर्टिकल में है, लोकसभा 81 आर्टिकल में है और राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। संसद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विधायिका, व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। तो संसद ही राज्य निर्माण करना, सीमा परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना अधिकार रखती है। तो ये क्वेश्चन था 129। संसद के अंग भी नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो आगे चलते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 130 130 130 में है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। रेलवे में आया क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कुतुब मीनार की ऊंचाई। जो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 237.8 फीट, लगभग 238 फीट, और मीटर की बात करते हैं तो 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। और कुतुब मीनार के निर्माण में 2 व्यक्ति का नाम आता है। एक तो निर्माण कार्य शुरू किया था एक व्यक्ति ने, और एक व्यक्ति निर्माण कार्य पूरा करवाया। देखो कुतुब मीनार निर्माण में 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक तो निर्माण कार्य शुरू करने वाले, एक निर्माण कार्य पूरा करने वाले। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये निर्माण कंप्लीट नहीं करवा पाए। और इसके बाद निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार निर्माण कार्य शुरू किया था, याद रखना है आप लोगों को, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया। और 5 मंजिल है कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। और एक इससे संबंधित ही एक क्वेश्चन आता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है और अलाई दरवाजा निर्माण किसने करवाया। तो अलाई दरवाजा जो मुख्य द्वार है वो कुतुब मीनार का है। कुतुब मीनार का
जो मुख्य द्वार है वो अलाई दरवाजा है और अलाई दरवाजा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा निर्माण करवाया गया था। नोट करना है आप लोगों को, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। और किसने बनवाया था अलाई दरवाजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आगे चलते हैं, हमें नोट करना बच्चों, कितनी ऊंचाई है, किसने निर्माण कार्य शुरू किया था, किसने पूरा करवाया, अलाई दरवाजे का संबंध किससे है और अलाई दरवाजा निर्माण किसने करवाया था। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 131 131। तो 131 क्वेश्चन है हमारा। 131 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो सिकंदर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो थोड़ा सिकंदर के बारे में अध्ययन करते हैं। सिकंदर जो महान थे वो विश्व विजेता बनना चाहते थे और इनके जो पिता थे फिलिप थे, जो मकदूनिया के शासक थे। फिलिप इनके पिता थे जो मकदूनिया के शासक थे। कई बार एग्जाम में गुरु पूछे जाते, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर गुरु कौन थे? सिकंदर गुरु अरस्तु थे। जैसे ही सिकंदर विश्व को जीतता हुआ रोमता हुआ आ रहा था तो भारत में प्रवेश करता है और एक नदी है झेलम नदी। तो विश्व को जीतता हुआ भारत में प्रवेश करता है और झेलम नदी पर यानी कि पंजाब राज्य में इस समय जो शासन कर रहा था राजा पोरस कर रहा था। राजा पोरस इस समय शासन कर रहा था। तो जैसे ही सिकंदर भारत में प्रवेश करता है तो झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में, जिसको झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया इस वजह से कहा गया इसको झेलम का युद्ध। झेलम को प्राचीन समय में वितिस्ता कहते थे, हमारे वेदों में वितिस्ता कहा गया। तो इसी वजह से एक नाम दिया जाता है इस युद्ध को, वितिस्ता का युद्ध। एक नाम देते हैं हाइडे स्पीड का युद्ध। तो इस युद्ध को कई नामों से जानते हैं। इस युद्ध में पोरस की हार होती है, सिकंदर जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद सिकंदर की सेना को काफी नुकसान होता है और जैसे ही सिकंदर अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है तो नीचे पड़ती है व्यास नदी। तो सिकंदर की सेना व्यास नदी पर आकर व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। सिकंदर सेना व्यास नदी पर आकर व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो व्यास नदी को। और इस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहे थे। मगध पर इस समय नंद वंश का शासन था और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहे थे। तो नीचे पोरस से भी महान शासक था
जिससे सिकंदर की सेना घबरा गई। और दूसरा प्रमुख कारण थकना और बीमारी फैलने का था। तो जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो सिकंदर वापस जाने लगा और बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व। कई बार क्वेश्चन आता है सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में। 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन था हमारा, अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत अर्थात उत्तर जो पश्चिम भारत है इस समय सिकंदर ने आक्रमण किया तो किसके शासनकाल था भारत में? नंद वंश के अंतिम शासक नंद का शासन था मगध पर। तो आंसर क्या सही होगा? नंद वंश। तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंश का शासक था मगध की गद्दी पर। सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे, गुरु अरस्तु थे। सिकंदर जैसे विश्व को जीतता हुआ आ रहा था तो 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर एक पोरस के साथ युद्ध होता है, जिसको झेलम का युद्ध, युधिष्ठिर का युद्ध, हाइडेक स्पीच का युद्ध कहते हैं। इसमें पोरस की पराजय होती है, सिकंदर जीत जाता है, लेकिन सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करके आगे बढ़ने से मना कर देती है और सिकंदर सेना व्यास नदी को पार नहीं करती और सिकंदर वापस लौट जाता है और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की अवस्था में। और इस समय मगध पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था। तो ठीक है, इतना ही याद करना। वैसे एक क्वेश्चन और याद करना है आप लोगों को, कई बार एग्जाम में आता है सिकंदर की घोड़ी का नाम। सिकंदर की घोड़ी का नाम बहुकेफला क्या था? जो बहुकेफला याद रखना आप लोगों को, नोट करना सभी फैक्ट सिकंदर से संबंधित। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 132। तो 132 क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता होगा कि पुराण कितनी है, कितनी संख्या है पुराणों की। तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण, कई बार आता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। आपको ये भी नोट करना है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। रचयिता की बात करते हैं कि पुराण किसने लिखी, रचयिता कौन है? तो लोम हर्ष द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। महर्षि लोमहर्ष ने पुराणों की रचना की थी और एक इनके पुत्र थे रचना करने में, उग्र सर्वा। देखो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा ने पुराणों की रचना की। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 133। समझा रहा आपको बच्चों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे प्रथम? तो रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह टेस्ट खिलाड़ी थे और इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1896 में की थी और 1902 तक इन्होंने अपना सहयोग दिया।
इनको क्रिकेट का इनको इनका उपनाम भी है, रणजीत सिंह का जो उपनाम है, तो वो उपनाम भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। रणजीत सिंह का जो उपनाम है भारतीय क्रिकेट के काले राजकुमार, रखना है इनको उपनाम भी रणजीत सिंह। ऐसे पहले खिलाड़ी थे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से खेला। उनका समय रहा 1896 से 1902। इनको क्रिकेट का काला राजकुमार भी कहा जाता है और भारतीय द्वारा इनके नाम से एक ट्रॉफी दी जाती है, रणजी ट्रॉफी। आपको पता होगा कि भारत में एक ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। तो रणजी ट्रॉफी किसके नाम से प्रारंभ की गई? रणजीत सिंह के नाम से। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजीत सिंह से है, जो क्रिकेट में खेली जाती है। तो ये था हमारा 133वां क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 134 134। समझ आ गया बच्चों? नोट करते रहना प्रत्येक क्वेश्चन को और उससे संबंधित फैक्ट को। नाग क्या है? सभी बच्चों को पता होगा कि नाग भारत में टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। नाग क्या है? नाग भारत में टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 135। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 135। भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई? तो भारत में दशमलव प्रणाली को शुरू किया गया था अप्रैल 1957। अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली को शुरू किया गया था। देखो 1957 से पहले जो भारत में चलते थे वो चलते थे आने। जैसे आपने सुना होगा कि 16 आने बराबर 1 रुपया, 8 आने तो क्या हो जाएगा 50 पैसे, 4 आने बराबर क्या हो जाएगा 25 पैसे, 12 आने तो कितना हो जाएगा 75 पैसे। तो पहले इस तरह की प्रक्रिया चलती थी, लेकिन 1957 में इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। आने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और 100 पैसों में 1 रुपए की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। अर्थात एक मुद्रा प्रारंभ की गई जो कहा गया नया पैसा। नया पैसा जिसको कहते हैं भारत में दशमलव प्रणाली, मतलब 100 पैसे में 1 रुपए की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 16 आने में 1 रुपए की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी। इसको कहा गया दशमलव प्रणाली। तो जो मुद्रा चलाई गई उसको नया पैसा कहा गया, इसके एक नाम दिया गया नया पैसा। लेकिन कुछ समय बाद इस नए पैसे को पैसा कहा जाने लगा, अर्थात जो नया शब्द था वो समाप्त कर दिया गया। तो इतना याद रखना है आप लोगों को, नया पैसा कब प्रारंभ हुआ? 57 में प्रारंभ हुआ। और नया पैसा से नया शब्द कब समाप्त हो गया? तो याद रखना है 1964। 1964 में नया पैसा शब्द से नया शब्द को हटा दिया गया और पैसा रह गया। तो तब से इनको पैसा कहा जाने लगा। 64 से पहले नया पैसा कहा जाता था। ये क्वेश्चन और लेकर आए मुद्रा संबंधित है कि भारत में कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुई? तो 1861 के
मुद्रा अधिनियम द्वारा, याद रखना आप लोगों को, 1861 के मुद्रा अधिनियम द्वारा भारत में कागजी मुद्रा प्रारंभ की गई 1862 में। 1861 के नियम के तहत 1862 में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई। 1861 के तहत 1862 में भारत में कागजी मुद्रा चलाई गई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135 इंपोर्टेंट करना बच्चों इस क्वेश्चन को। और अब 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो देखते हैं आज के 5 क्वेश्चनों के आंसर कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में सही दे पाता है। तो चलते हैं अपने आज के 5 क्वेश्चनों को लेकर। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। और पहला क्वेश्चन है, मूल फसल का उदाहरण है आलू, गाजर, अदरक, हल्दी। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है और कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 डीडीटी का उपयोग है। तो डीडीटी का उपयोग कहां किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, उर्वरक के रूप में, दवा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो कल इसकी फुल फॉर्म और अन्य चीजें संबंधित मैं बताऊंगा, लेकिन हो सके तो आपको अधिक से अधिक बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कौन सी योजना की अवधि लंबी रही है? प्रथम की, चतुर्थ की, पंचम की या षष्ठ छठे की? तो किस योजना की अवधि सबसे लंबी रही है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 139 पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? सबसे पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। जवाहरलाल नेहरू को, गोविंद बल्लभ पंत को, महात्मा गांधी को, सीवी रमन को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आपके ये 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 140वां, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? अभिकारक व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? मोल की, अणु की, परमाणु की या आयन की? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आपके 5 क्वेश्चन है जिनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।